प्रिसाइस। तो जैसा कि एनसीईआरटी बैच स्टार्ट हो चुका था और हमने एक क्लास जो है हम आपको पढ़ा चुके थे और इंट्रोडक्शन दे चुके थे कि आने वाले समय में कैसे कैसे हमें पढ़ना है। तो आज जो है हम लोग सेकंड क्लास पढ़ेंगे, लेक्चर टू रहेगा आज का। लेक्चर 2 है आज का। एनसीईआरटी क्लास 10th का एनसीईआरटी होगा, हिस्ट्री। तो अभी तक हम लोगों ने नेशनलिज्म मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था एनसीईआरटी के हिसाब से, और हमने बताया था किस तरह से गांधी जी 1915 में भारत आए थे। और 1915 का वो दौर था जिसमें दो घटनाएं एक साथ चल रही थी। एक घटना जिसमें भारत में नेशनलिज्म मूवमेंट अपने जोरों शोर पे था और गांधी जी का साउथ अफ्रीका के बाद भारत आना, और दूसरी घटना जो चल रही थी वो प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 से लेके 1919 के बीच में चली थी। प्रथम विश्व युद्ध का भारत के ऊपर काफी गहरा प्रभाव रहा और प्रथम विश्व युद्ध का कुछ इस तरह से प्रभाव रहा कि जो भारत का इंडिपेंडेंस मूवमेंट था वो कुछ जोरों शोरों से और आगे बढ़ा। बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए जिसमें से एक इवेंट हम आपको डिस्कस किए थे, खिलाफत इवेंट। खिलाफत कमेटी बनाई गई थी बॉम्बे में दो अली ब्रदर्स के द्वारा, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, और उसको नेतृत्व कर रहे थे गांधी जी। खिलाफत इशू में, जैसा कि मैंने आपको बताया होगा कि खिलाफत इशू में अटमन अंपायर के जो शासक थे, खिलाफा बोलते थे उनको, वर्ल्ड वॉर 1 में हारने की वजह से उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे और उनको जो है डिथ्रोन कर दिया गया था, मतलब गद्दी से उनको हटा दिया गया था। और इस घटना के वजह से पूरे विश्व में, कह सकते हैं, जो इस्लामिक धर्म को मानते थे और जो इस्लाम को सपोर्ट करते थे, उनमें काफी जो है इस बात को लेके गुस्सा और आक्रोश भरा हुआ था। तो भारत से इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए गांधी जी ने कहा कि चूंकि ऑलरेडी जो है काफी सारे इवेंट हो रहे थे, गांधी जी ने सक्सेसफुल अपने सत्याग्रह को इंप्लीमेंट कर दिया था, आपको मैंने बताया था, केक, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। गांधी जी ने कहा कि ये सही समय है कि अगर हम खिलाफत मूवमेंट यानी खिलाफत इशू को अगर हम सपोर्ट कर दें तो हिंदू मुस्लिम एक बड़े स्तर पर आजादी की इस लड़ाई में, आजादी की इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। गांधी जी का यह मानना था कि भारत में अंग्रेजों का जो सत्ता है, अंग्रेजों का जो राज है, वो इस वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि इंडियंस, भारतीय अगर अंग्रेजों का सपोर्ट ना करे तो अंग्रेजों का भारत में रहना या टिकना असंभव हो जाएगा। चलिए इसके आगे की कड़ी हम बढ़ाते हैं एनसीईआरटी के साथ। तो एनसीईआरटी बैचेस आर गोइंग ऑन एट प्रिसाइस, ठीक है। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो यहां से हमने टॉपिक जो है आपको छोड़ा था कि वाई नॉन कोऑपरेशन। अब यहां से देखिए एक एमसीक्यू सवाल आपका बन सकता है, एक आपको ये वनडे एग्जाम कहिए या प्रीलिम्स का क्वेश्चंस कहिए, एक सवाल आपका बन सकता है प्रीलिम्स के में कि गांधी जी ने किस किताब में इस बात का जिक्र किया था कि अंग्रेज जो भारत में स्टैब्लिश किए हैं वो इस वजह से क्योंकि भारतीयों का कॉरपोरेशन है। तो ये बुक आप याद रखिएगा, हिंद स्वराज। दिस बुक वॉज इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉरपोरेशन ऑफ इंडियंस। ये बुक आप याद रखेंगे आपके प्रीलिम्स के लिए। देखिए वनडे में तो डायरेक्ट पूछा जाएगा, लेकिन अगर हम यूपीएससी की बात करें तो मान लीजिए डायरेक्ट ना पूछे, बट आपके एलिमिनेशन के लिए काम आ जाएगा। या क्रोनोलॉजी की बात करें तो क्रोनोलॉजी में भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गांधी जी कब आए, कब कहां के, अरेंज द इवेंट क्रोनोलॉजिकली। तो ये सारे सवाल भी आपके
एनसीईआरटी से बन जाएंगे। जो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस होते हैं ऑर्डर में अरेंज करिए वो आपको, जैसे मैंने आपको समझाया था केक, ये बहुत अच्छा मेमोरी मैंने बताया। गांधी जी आए साउथ अफ्रीका से, उनको लगा भूख और उन्होंने खाया केक। तो केक अगर आप याद कर पाए चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, तो आप याद रखिएगा सबसे पहले चंपारण, फिर खेड़ा, फिर अहमदाबाद। ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, ठीक है। 1917 से लेके 1918 के बीच में सत्याग्रह हुआ था। तो अगर ये आ जाए कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन अ क्रोनोलॉजी ऑर्डर, तो यू हैव टू रिमेंबर सम मेमोनिक और ट्रिक। जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी आपको हम जहां मेमोनिक बन सकता है विल मेक अ मेमोनिक, आप भी बनाइएगा अपने लिए कुछ मेमोनिक्स बनाइएगा। तो ये बुक का नाम याद रखिएगा, स्वराज बुक, वेयर गांधी जी मेंशन दैट कि ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश इंडिया इज ओनली पॉसिबल विद द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियंस। अगर भारतीय अपना जो है कॉर्पोरेशन हटा दें, अपना सहमति हटा दें, अंग्रेजों को सपोर्ट ना करें या उनके लिए काम ना करें, तो अंग्रेजों का रहना भारत में कठिन हो जाएगा। तो गांधी जी का मानना था कि हमें एक इस तरह का मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए। आप देखेंगे लिखा है वाई नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉर्पोरेशन, इफ इंडियन रिफ्यूज कॉर्पोरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन द ईयर स्वराज वुड कम। बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। आप सभी लोग एनसीईआरटी अपने पास रखेंगे, अगर आपको ना दिख रहा हो तो प्लीज एनसीईआरटी अपने साथ रखें, उम्मीद है आपको दिख भी रहा होगा। इस लाइन पे अगर आप ध्यान दें, एक लाइन अगर आप देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है कि ब्रिटिशर्स सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन, इफ इंडियन रिफ्यूज टू कॉर्पोरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन द ईयर एंड स्वराज वुड कम। इंपॉर्टेंट लाइन। अब सवाल यह है कि ये जो नॉन कॉर्पोरेशन है वो इसको ऐसे आंदोलन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ये तो पता चल गया कि नॉन कॉर्पोरेशन करना है, यानी कि हमें अंग्रेजों के साथ सहमति नहीं दिखानी है, काम नहीं करना है। बट ये होगा कैसे? क्या ये केवल सोच लेना या इसको लॉन्च कर, किस तरह से हम लॉन्च करें? क्या एक बार में लॉन्च कर दें या फोल्डेड फॉर्म में लॉन्च करें? फोल्डेड फॉर्म का मतलब होता है पहले कुछ सेक्शन में इसको लागू किया जाएगा, फिर आगे चल के अलग अलग सेक्शंस पर लागू किया जाएगा। तो गांधी जी ने इसको फोल्डेड फॉर्म में लॉन्च किया, क्रम बाय क्रम इसको लॉन्च किया। पहले कहा कि स्कूल कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं वो नौकरी छोड़ दें, वो ना जाए, एडवोकेट्स वकील प्रैक्टिस ना करें। इस तरह से करके जो है मूवमेंट खादी प्रोडक्ट लाया गया कि जो है स्वदेशी कपड़े को, जो आज मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं 1918 में गांधी जी ने ही आत्मनिर्भर भारत की संरचना कर दी थी अपने एनसीएम मूवमेंट के। बट कहीं ना कहीं एनसीएम आगे चल के आप देखेंगे फेल हो गया। अब एनसीएम फेल होने के कई सारे कारण थे। गांधी जी ने कह तो दिया कि आप जो है ये इंग्लिश कपड़े, जो ब्रिटिशर द्वारा बनाए गए कपड़े, इनको ना आप परचेज करें, ना पहने, लेकिन खादी बहुत महंगा भी होता था। तो भारतीयों के पास कोई और विकल्प नहीं था सिवाय उस, जैसे आज हम कहते थे चाइनीज प्रोडक्ट हम यूज नहीं करना चाहते हैं, बट हमारे पास ऑप्शन भी तो नहीं है, या ऑप्शन है तो बहुत लिमिटेड है। अब सभी लोग सैमसंग या आईफोन जो है नहीं परचेज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट उनको जो है चाइना के प्रोडक्ट लॉन्च करने पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो हम कितना भी कहें कि हम चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, हम यूज़ नहीं करेंगे, बट कहीं ना कहीं चाइना ने हमें उनके प्रोडक्ट के लिए मजबूर कर दिया है यूज़ करने के लिए। हम उपभोक्ता हो चुके हैं, और उस उपभोक्ता लग्जरी चीज़ जब आपके जीवन में आ जाती है तो निकल नहीं पाती है, आप रह नहीं पाएंगे उसके बिना। कुछ ऐसा ही 1918 में भी हो रहा था। गांधी जी ने आह्वान तो दिया कि स्वदेशी अपनाए, खादी पहने, लेकिन लंबे समय तक यह आंदोलन चल नहीं पाया क्योंकि विकल्प नहीं था भारतीयों के पास। हमने कह तो दिया कि अंग्रेजों द्वारा बनाए विश्वविद्यालय में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बट हमारे पास भी तो विश्वविद्यालय नहीं थे, हमारे पास भी तो अध्यापक नहीं थे। तो कहीं ना कहीं आगे चल के ये आंदोलन फेल हो गया, लेकिन फिर भी इस आंदोलन की जिक्र करते हैं क्योंकि एक बहुत मास आंदोलन लॉन्च हो चुका था ये। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी ने लॉन्च कर दिया था। तो शौकत अली, ये गांधी जी ने लॉन्च किया था, इसके बाद मैनी कांग्रेस लीडर ने जो है इसको सपोर्ट किया था, आप देखेंगे। और ये अगेन आपको ये एमसीक्यू, अगेन एक और लाइन आपको याद रखनी चाहिए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा। तो आप याद रखिएगा कांग्रेस का कौन सा सेशन था ये, तो कांग्रेस का 1920 का दिसंबर सेशन था, जिसमें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए ये बातें
क्योंकि अब कीवर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एडॉप्टेड लिखा हुआ है। चर्चा तो बहुत पहले हो गई थी, 1918 में हो गई थी चर्चा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, लेकिन लागू कब किया गया था? 1920 में, 1920 में किया गया था। और किस कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था? वो याद रखिएगा, नागपुर का अधिवेशन था। अब अगला सवाल यह आता है कि ये मूवमेंट हमने लॉन्च तो कर दिया, इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, किस स्तर पे पार्टिसिपेट करेंगे, डिफरेंट सोशल ग्रुप कौन कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये मूवमेंट जो है, देखेंगे ये मूवमेंट जो है कैसे स्प्रेड होता है। इस मूवमेंट का अगर हम स्प्रेडिंग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो क्रांति है, सबसे पहले मतलब पहले फेज में हम विलेज में पढ़ेंगे, गांव वगैरह में कैसे सपोर्ट हुआ, टाउन्स में कैसे सपोर्ट हुआ, ठीक है, अर्बन में कैसे किसने किसने सपोर्ट किया। तीसरा अब देखेंगे आदिवासियों ने इसको कैसे सपोर्ट किया। तो अलग अलग लोगों के लिए नॉन कॉपरेशन का क्या क्या मकसद था, या उनके लिए क्या मोटिवेशन कह सकते हैं क्या था। जैसे कि आदिवासियों के लिए नॉन कॉपरेशन ये था कि अब उनको जंगल वापस मिल जाएगा। गांव में किसानों के लिए नॉन कॉपरेशन था कि जल्द ही उनका कर माफ हो जाएगा। तो स्वराज का ऐसा सच उनके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन कहां कहां पे कौन कौन से लीडर्स हुए, हमें थोड़ा उनके बारे में जानना है। आपको एक ब्रीफिंग मिलेगी। टाउन्स में आते हैं। टाउन में क्या हुआ? द मूवमेंट इन टाउन। तो टाउन में जो मिडिल क्लास थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया बढ़ चढ़ के, उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया, जो हेडमास्टर्स थे वो पढ़ाना बंद कर दिए, लॉयर ने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, काउंसिल इलेक्शन होने वाले थे, सभी लोगों ने चुनाव में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। केवल मद्रास में जस्टिस पार्टी थी जो नॉन ब्राह्मण द्वारा लॉन्च की गई थी, केवल वही लोग चुनाव में पार्टिसिपेट किए थे, या वही लोग जो है इंटरेस्टेड थे चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो पार्टिसिपेशन बंद हो चुका, मतलब चुनाव में बाकी सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, ओनली द मद्रास में एक जस्टिस पार्टी थी, इन्होंने बस पार्टिसिपेट किया था। याद रखिएगा इस बात को, जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास ओनली पार्टिसिपेट। कहते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बहुत बड़ी जीत या उपलब्धि तो हासिल नहीं हुई भारत को, लेकिन आप देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से करारा जवाब जो है या करारा इंपैक्ट पड़ा ब्रिटिश इंडिया को। यहां पे डेटा इन्होंने कोट किया है कि 1921 और 1922 में, 1921 और 1922 में जो व्यापार हुआ करता था ब्रिटिश इंडिया का टेक्सटाइल को लेके 102 करोड़ का, वो घटकर केवल 57 करोड़ हो चुका था। ये काफी बड़ा एक इंपैक्ट कि व्यापार जो है वो आधा हो गया था अंग्रेजों का, यानी भारतीय जो है वो स्वदेशी प्रोडक्ट का यूज करने लग रहे थे। भारतीय जो है वो अब खादी और इंडियन क्लोथ को वेयर करने लगे थे। स्वदेशी जो है मिल हैंडलूम वापस से जो है, जो एक समय खत्म हो चुका था ब्रिटिश इंडिया की वजह से, वो फिर से रिवाइव करना स्टार्ट कर दिया था। यानी चरखा जो गांधी जी ने नारा दिया था वो भी स्टार्ट हो चुका था, खादी का प्रोडक्शन। अब ये इतना बड़ा इंपैक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ क्रांति के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो काफी ज्यादा जो है इंपैक्ट अंग्रेजों के लिए था ये, कि 102 करोड़, ये बात है 1921 और 22 की बात है। उस समय आधा हो गया था इनका प्रोडक्शन, या कह सकते हैं अंग्रेजों का जो इंपोर्ट था, भारतीय द्वारा जो इंपोर्ट किया जाता था, वो आधा हो गया। तो नॉन कॉपरेशन का कह सकते हैं कि एक तरह से ये एक मेजर एडवांटेज ले सकते हैं। यहां पे देखिए आखिरी का देखेंगे पैराग्राफ में एक लिखा हुआ है कि बट द मूवमेंट वाज ग्रेजुअली स्लो डाउन। धीरे धीरे ये मूवमेंट कमजोर पड़ते गया। यहाँ पे देखेंगे क्यों एनसीएम जो है वो वीक हो गया या क्यों कमजोर हो गया, तो आप देखेंगे खादी काफी महंगा हुआ करता था, या खादी का जो प्रोडक्शन था या उसकी जो क्वालिटी कह सकते हैं, वो मशीनों द्वारा बनाए गए कपड़े, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से जो कपड़े बनाए जाते थे उनको मैच नहीं कर पा रहा था। तो एक लंबे समय तक जो है बाइकॉट हम नहीं कर पाए, या कह सकते हैं भारतीय बाइकॉट नहीं कर पाए। दूसरा ये कि भारतीयों के पास कोई ऐसा इंडियन इंस्टीट्यूशन भी नहीं था, ऐसी कोई संस्था नहीं थी जिसमें हम उस ब्रिटिश द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूशन से टक्कर दे पाए, पढ़ाई कर पाए या प्रैक्टिस कर पाए। लॉयर जिन्होंने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया था, वो अब कहां प्रैक्टिस करेंगे, सवाल ये आता, किस कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे, उनकी आजीविका कैसे चलेगी। ये सारी तमाम समस्याएं थी जिसके वजह से एनसीएम यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आगे चल के जो है वो बंद हो जाता है या कमजोर पड़ जाता है। बट इसका कतई मतलब नहीं है कि आजादी की लड़ाई में इसका कोई अहम रोल नहीं है, बहुत बड़ा रोल है।
गांधी जी का तरीका ही ऐसा था, गांधी मॉडल ही ऐसा था कि जो है मूवमेंट समय समय पर लॉन्च किए जाते थे टुकड़ों में, ताकि जो है एक तो जनता में उसके लिए आक्रोश मतलब एनर्जी बनी भी रहे, मोटिवेशन बना भी रहे, इंथुजिज्म बना भी रहे, और ब्रिटिशर द्वारा उसको सप्रेस भी ना किया। जैसे जैसे ही गांधी जी देखते थे कि अंग्रेज जो है दबाने पे आ रहे हैं, गांधी जी तुरंत उस आंदोलन को बंद कर देते थे। जैसे एक वाक्य मुझे याद है, पढ़ रहे थे तो जैसे बताएं, जैसे चौरी चौरा इंसिडेंट में कहा जाता है गांधी जी को, लोग कहते हैं कि गांधी जी जो है चौरी चौरा इंसिडेंट होते ही गांधी जी ने बंद कर दिया सिविल डिस्प्यूट मूवमेंट जो था। बट आप उस गांधी जी के पॉइंट व्यू से अगर आप सोचेंगे यार, उनकी विचारधारा को समझेंगे, तो गांधी जी ने इसलिए बंद कर दिया, चलिए हिंसा तो एक था ही कारण, अगर नहीं बंद करते तो अंग्रेजी द्वारा जो है इसको सप्रेस करने के लिए कोई भी कदम उठाया जा सकते थे, अंग्रेज कोई भी इसका कदम उठा के इस इवेंट को सप्रेस कर सकते थे। तो गांधी जी ने काफी कैलकुलेटेड डिसीजन लिया कि अभी हम आंदोलन को बंद कर देते हैं, बाद में जो है समय आने पे जब फिर से समय होगा तो फिर आंदोलन को लॉन्च कर देंगे। तो सिचुएशन हैंडल जो है गांधी जी काफी बढ़िया कर लेते थे। अगर हम बात करें कि एनसीएम लॉन्च होने से जो कंट्री साइड था, कंट्री साइड में की बात करें, मतलब गांव वगैरह की बात करें, तो वहां पे जो किसान थे, मेजरली जो किसान और ट्राइबल्स थे, वो क्या सोचते थे इस एनसीएम को लेके, इस आंदोलन को लेके, स्वराज की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां पे एक लीडर का नाम आएगा, वो अगेन वो नाम आपको याद रखना है। नाम है इसमें अवध, जो कि उत्तर प्रदेश आज का है, अवध के बाबा रामचंद्र, इनका नाम आप याद रखेंगे। ये नाम आप याद रखेंगे, बाबा रामचंद्र, एक सन्यासी थे, ठीक है, जहां फिजी पे ये इंट्रूडर लेबर की तरह गए थे, ठीक है, इंट्रूडर लेबर की तरह फिजी में गए थे ये, और फिर वहां से जब भारत आए तो उन्होंने अपना मूवमेंट लॉन्च किया तालुकदार, यानी कि लैंडलॉर्ड और तालुकदार जो होते थे उनके खिलाफ, हाई टैक्स के खिलाफ, हाई लैंड टैक्स के खिलाफ जो है, लैंड टैक्स के खिलाफ अपना आंदोलन लॉन्च किया। आप ये नाम इसलिए भी याद रखिएगा क्योंकि इन्होंने एक नाई धोबी बंदोबस्त भी इन्होंने लॉन्च किया था। इज अ काइंड ऑफ नॉन कॉपरेशन। इन्होंने कहा था कि अगर हम बार्बर यानी नाई जो बाल काटने वाला है, धोबी यानी जो कपड़ा धुलने वाला है, कि अगर ये लोग इन बड़े लोगों को, सो कॉल्ड जो नोबल्स हैं, इनका अगर काम करना बंद कर दें तो अपने आप ये मजबूर हो जाएंगे हमारी बात को मानने के लिए। कह सकते कहीं ना कहीं ये भी जो है गांधीयन मॉडल पे चल रहे थे। और ये भी इसलिए नाम ये भी याद रखना आपको क्योंकि इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, अवध किसान सभा, जिसको नेहरू ने सपोर्ट किया था, और भारत में इसकी 300 शाखाएं जो है बनाई गई थी, इसलिए भी ये नाम आपको याद रखना है। तो फेमस पर्सनालिटी के आपको नाम याद रखने होते हैं। बाबा रामचंद्र बेगार, बंधुआ मजदूर बेगार के खिलाफ जो है अपनी आंदोलन लैंडलॉर्ड के खिलाफ चलाए थे, ठीक है, और इन्होंने एक व्यवस्था लॉन्च की थी, ये भी आप याद रखेंगे, नाई धोबी बंद व्यवस्था। नाई धोबी बंद। अगर आप एनसीईआरटी साथ में लेके मेरे पढ़ रहे होंगे तो ये सब चीजें आप हाईलाइट भी करते चलेंगे, और यही आप नोट्स बना लेंगे एमसीक्यू के लिए। आप साइड में यहां पे स्पेस दिया होता है एनसीईआरटी का, यू जस्ट राइट दिस पॉइंट, नाई धोबी बंद। बस इतना कीवर्ड अगर आप लिख लेंगे तो भी आपके दिमाग में यह हो जाएगा कि ये किसने दिया था, रामचंद्र ने दिया। तो यू मेक अ नोट्स अलॉन्ग विद योर एनसीईआरटी ऑल्सो। साइड में जगह होती है एनसीईआरटी की, बहुत जगह होती है, तो आप साथ के साथ लिखते चलेंगे। बाकी ये पूरे एनसीईआरटी का क्रिप्स नोट्स ऑलरेडी आपको ऐप पे मिल जाएगा, ऑलरेडी मेरे द्वारा लिखे गए हैंड रिटन नोट्स फिल्टर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। मकसद यहां पे है आपको एनसीईआरटी को पढ़ाना, ताकि आप एनसीईआरटी की गहराई को समझ सकें। तो नाई धोबी बंद में क्या था, बार्बर एंड विसरमैन, सॉरी वाशरमैन, कपड़े धुलने वाले धोबी और बाल काटने वाले बार्बर, इनकी सर्विस के ऊपर कहा था कि ये अगर काम ना करे तो ये जो बड़े नोबल्स हैं ये मजबूर हो जाएंगे हमारी बात को मानने के लिए। और 1920 में जवाहरलाल नेहरू मिलते हैं इनसे, और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू मिलते हैं और अक्टूबर में 1920 अक्टूबर में अवध किसान सभा की नींव पड़ती है। मतलब अवध किसान सभा की संरचना होती है, और कुछ ही दिनों में भारत के 300 से ज्यादा ब्रांचेस इसके खुल जाते हैं, जिसमें अंग्रेजों द्वारा या लैंडलॉर्ड द्वारा जो है किसानों के ऊपर जो भी उत्पीड़न या जो उनको उनकी डिमांड थी उसको लाने के लिए काम किया जाता था, ठीक है। इस आंदोलन के थ्रू 1921 में किसानों ने जो इस आंदोलन के थ्रू जो है जो पीजेंट थे वो कुछ इस तरह से थे कि उन्होंने क्या किया कि
जगह जगह पे जो ग्रेन्स वगैरह छुपा के रखे गए थे उनको लूट लिया, ग्रेन वगैरह कोडिंग को लूट लिया। एक तरह से रिप्रेशन था और उन्होंने बोला नो टैक्स पेड, और तब तक जब तक लैंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है किसानों को। और ये सारा आंदोलन गांधी जी की कह सकते हैं कि मोटिवेशन पे चल रहा था। इसके बाद नेक्स्ट में जो आदिवासी थे उन लोगों ने एनसीएम को किस तरह से समझा और उसको किस तरह से आगे कैरी फॉरवर्ड किया। तो इसमें एक नाम आप याद रखिएगा, इसमें एक नाम याद रखिएगा, अलूरी सीतारमन रज्जू। इसको आप नाम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अभी एक मूवी आई थी RRR, तो आप कह सकते हो उसमें एक कैरेक्टर था, आप उस कैरेक्टर को यहां से ले सकते हो। और अभी फिलहाल में ही इनकी जो है मोदी जी ने इनकी मूर्ति की लोकार्पण किया है, इसलिए भी याद रखिएगा अलूरी सीतारमन रज्जू। ये काफी फेमस अभी न्यूज में भी रहा है ये नाम, क्योंकि आदिवासियों के लिए एज अ गॉड या एज अ आइडल इनके नाम पे त्यौहार भी मनाए जाते हैं, इनके नाम पे गाने भी लिखे गए हैं, तो आदिवासियों की ये भगवान के रूप में मनाए जाते हैं। कहा जाता था कि अलूरी सीतारमन रज्जू को भगवान का अवतार माना जाता था और इनको जो है फ्यूचर दिखता था, और ये आदिवासियों के लिए एक भगवान का रूप थे। और ये जो है इनका जन्म इसलिए हुआ है कि ये जो है अंग्रेज, ये ऐसा मतलब ऐसी कहानी में कि इनको गोली नहीं लग सकती है, मर नहीं सकती, इस तरह की कहानी जो है तरह तरह की कहानी स्प्रेड की गई थी अंग्रेज आम जनता द्वारा इनके लिए। ये गांधी जी के बहुत सपोर्टर थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द इनकारनेशन ऑफ गॉड, ये गॉड के इनकारनेशन थे और ये गांधी जी की बातों को समझाते थे। इनका और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में काफी बढ़ चढ़ के सपोर्ट लिए थे। ये खादी मूवमेंट को सपोर्ट करते थे, कहते थे नेवर ड्रिंकिंग को मना करते थे, लेकिन साथ ही साथ ये नॉन वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे, कहते थे वायलेंस बिना किए आजादी नहीं मिलेगी, नॉट। तो गुरिल्ला वारफेयर ट्रेनिंग के देते थे, जिसमें जो है आदिवासी जो है ब्रिटिश इंडिया के सिपाहियों को गुरिल्ला वारफेयर की तरह अटैक करके और मारते थे। तो इनके लिए, आदिवासियों के लिए नॉन कॉपरेशन क्या था, स्वराज क्या था? उनके लिए स्वराज ये था कि गांधी राज आने से उनकी जंगलें उनको वापस मिल जाए, क्योंकि ब्रिटिश ने जंगलों को लीगलाइज कर दिया था और अंडर कंट्रोल कर लिया था जंगल को। और उनसे आप पढ़ेंगे इसके बारे में, ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ के बारे में आने वाले क्लासेस में। राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड 1924, और 1924 में राजू को कैप्चर कर लिया गया और फांसी की सजा दी गई। तब से राजू वॉज द फोक हीरो ऑफ आदिवासी। तो आप याद रखिएगा इनका नाम, अलूरी सीतारमन रज्जू, ट्राइबल हीरो। और ये अभी न्यूज में भी थे, इसलिए भी आप याद रखिएगा, करंट अफेयर के न्यूज भी बनता है इससे। इनकी जयंती मनाई गई थी, ठीक है। अब प्लांटेशन वर्कर के लिए स्वराज क्या था? व्हाट इज द स्वराज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर द प्लांटेशन वर्कर? देखिए अभी हमको बताएं, जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने कुछ प्लांट की खेती जो है स्टार्ट भारत में की थी, जैसे इंडिगो हो गया, चाय की खेती हो गई, कॉफी की खेती हो गई। तो मेनली जो चाय के इसमें जो आर्टिकल दिया हुआ ये है, इन इमिग्रेशन एक्ट के बारे में बात की गई है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट में यह लिखा गया था कि जो भी लोग प्लांटेशन वर्कर या जो काम करेंगे अंग्रेज ब्रिटिश इंडिया के साथ, वो कुछ सर्टेन रूल को फॉलो करेंगे। जैसे वो फेस्टिवल्स की छुट्टियों पे घर नहीं जा सकते हैं, उनका वर्किंग आवर डिसाइडेड होगा, वेजेस डिसाइडेड होगा, अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते। बट ये बात जब प्लांटेशन वर्करों तक ये पहुंची कि गांधी राज आ रहा है, स्वराज मिलने वाला, तो वो उनके लिए स्वराज ये था कि इनको अपने घर जाने का मौका मिलेगा, ये अपने घर में जाके अपने घर अपनी खेती जो कहीं ना कहीं अपना जमीन खो चुके थे, वो जमीन उनको वापस मिल जाएगी और अपने घर पे जाके अपने खेतों में काम करेंगे। तो जब ये न्यूज इन लोगों को पता चला, इमिग्रेशन एक्ट ये पता चला इनको, हमारे प्लांटेशन वर्करों को, तो सभी के सभी जो अपने घर की तरफ चल दिए। लेकिन अब ये घर पहुंच नहीं पाए थे, उस बीच में ही अंग्रेजों द्वारा, इंग्लिश पुलिस द्वारा जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको मारते हुए पीटते हुए वापस लाया गया। तो इस पैराग्राफ से आपको क्या याद रखना है? इस पैराग्राफ से जो आपको याद रखना है वो याद रखना है इमिग्रेशन एक्ट। इस पैराग्राफ से, इस पूरी कहानी से जो आपको याद रखना है वो केवल याद रखना है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। ये क्या था? प्लांटेशन वर्कर वेर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन
तो इमिग्रेशन एक्ट किस लिए लाया गया था? टी गार्डन, विदाउट द परमिशन एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन व्हेन दे हेard द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, थाउजेंड ऑफ द वर्कर defied द अथॉरिटी and अपोज कर दिया अथॉरिटी को एंड लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम. दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज कमिंग, एवरीवन वुड गिव लैंड इन देयर ओन विलेज. याद रखिएगा, क्या मानते थे या क्या सोच थी किनकी? प्लांटेशन वर्करों का क्या मानना था? प्लांटेशन वर्करों का मानना था कि गांधी राज आ रहा है. दे बिलीव दैट द गांधी राज इज कमिंग. समझिएगा, दे बिलीव दैट गांधी राज इज कमिंग and everyone would given a land their own village and they have never reached their destination. ये अपने घर पहुंच ही नहीं पाए, बीच में ही जो है पुलिस द्वारा पकड़ा गया और रेलवे स्टेशन पे इनको गिरफ्तार कर लिया गया, ब्रूटली मारा गया. तो आपको क्या जानना है यहां से आपको जानना है केवल एक चीज, इन इमिग्रेशन एक्ट, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इसके बारे में आपको जानना है. ठीक है, आगे ये लिखा गया, ट्राइबल्स गांधी जी ने अपने स्लोगन में आते थे, स्वतंत्र भारत स्लोगन देते थे जिससे भारतीय आपस में जोड़ते थे, गांधी जी के नारा देते थे. ठीक है, ये एक फोटो लगाया गया चौरी चौरा इंसिडेंट, ये देखिए मैंने इसके बारे में जिक्र भी किया है. चौरी चौरा में ये गोरखपुर के पास एक जगह है जहां पे नॉन कॉपरेशन के दौरान जो है मूवमेंट कुछ ऐसा काफी एग्रेसिव हो गया था कि लोग जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने चौरी चौरा जेल को जला दिया था और इस पर काफी सारे सिपाही जेल भी गए थे. और जब ये बात गांधी जी को पता चली तो गांधी जी ने अपने इस मूवमेंट को, एनसीएम को बंद कर दिया. The NCM movement was called off after the चौरी चौरा इंसिडेंट 1922. उसका वजह यही था, गांधी जी का मानना था कि अगर हमने आंदोलन खत्म नहीं किया तो अंग्रेज इस आंदोलन को कुचलने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा देंगे, जो बल पड़ेगा वो करेंगे और एक बड़े अमाउंट में जो है इसकी हानि हो सकती है और आंदोलन की जो स्पीड है उस पर, मतलब आंदोलन पे प्रभाव पड़ सकता है. दिस वॉज द इवेंट दैट. अब देखिए इसके बाद एनसीएम तो बंद हो चुका था 1922, 1922 में एनसीएम बंद हो चुका था. अब याद रखिएगा, फरवरी 1922 एनसीएम वॉज कॉल्ड ऑफ, विड्रॉ कर लिया गांधी जी ने, एनसीएम को बंद कर दिया. द इवेंट था चौरी चौरा इंसिडेंट. अब गांधी जी रुकने वाले तो थे नहीं, चलिए आंदोलन तो कम हो गया. अब गांधी जी को तलाश थी अगले इवेंट की, अगले ऐसे कुछ ऐसा ट्रिगरिंग पॉइंट मिले जिससे हम अगला लॉन्च कर सकें. तो गांधी जी ने मुद्दा बनाया इस बार नमक को, सॉल्ट को. गांधी जी ने एक पत्र लिखा इरविन को और उस इरविन को पत्र जब लिखा तो उसमें 11 डिमांड्स थे अलग अलग. 11 डिमांड थे. उस 11 डिमांड में से जो एक डिमांड था वो था नमक के ऊपर से कर हटाना, यानी टैक्सेस रिमूव करना, क्योंकि नमक पे मोनोपोली थी ब्रिटिश इंडिया की और वही बनाते थे और उस पर काफी बड़े अमाउंट में टैक्स इंपोज करते थे. जबकि नमक खाने का हक सभी को था, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी कम्युनिटी का हो. गांधी जी ने कहा कि नमक फ्री होना चाहिए. और अगर हमने नमक से लोगों को जोड़ दिया तो यह आंदोलन जो है एनसीएम से भी बड़ा आंदोलन हो सकता है, क्योंकि यहां पे तो कोई धर्म की राजनीति हो नहीं सकती है, कास्ट का कुछ हो नहीं सकता है, सभी लोग नमक को सपोर्ट करेंगे. और गांधी जी ने अल्टीमेटम दिया, समय दिया इरविन को कि आप इतने समय में अपनी बात को अगर मान जाते तो ठीक है, नहीं तो हम फिर एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च करेंगे. ठीक है. यहां से एक एक्ट का नाम दिया, इस एक्ट को आप पॉलिटी में भी पढ़ेंगे और इस एक्ट को आप थोड़ा आपको डिस्कस किया जाएगा जब इंपॉर्टेंट एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिश इंडिया. तो एक एक्ट आया था 1919. ठीक है, इसमें अगेन दो लोग का नाम दिया हुआ है, सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू. मोतीलाल नेहरू, इन दोनों का नाम याद रखिएगा. इन लोगों ने स्वराज पार्टी बनाई थी जो कि कांग्रेस की सब्सिडरी पार्टी थी, कांग्रेस की ही सब्सिडरी पार्टी थी.
यहां पे आप देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार में जब एक सरकार बनती है टोरी गवर्नमेंट, ब्रिटेन में एक सरकार बनती है टोरी गवर्नमेंट। अब ये टोरी गवर्नमेंट अब यहां से बड़ा फेमस है, आप याद रखिएगा टोरी गवर्नमेंट का क्या वो था कि जब टोरी गवर्नमेंट बनी तो टोरी गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया, सर जॉन साइमन जिसको लीड कर रहे थे। इस कमीशन को लीड कर रहे थे सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। ये जो कमीशन थी सर, आप याद रखिएगा सर, ये कमीशन बनाई गई थी भारत में संविधान को बनाने के लिए और भारत में कुछ मूलभूत चेंजेस करने थे पॉलिटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद टोरी गवर्नमेंट ने जो ब्रिटेन में बनी थी, उन्होंने सर जॉन साइमन को ये उत्तरदायित्व दिया कि आप भारत जाइए और भारत के संविधान की संरचना करिए। और ये बहुत फेमस एक इंसिडेंट है कि जब सर जॉन साइमन अपने मित्रों के साथ, देशों अपने कमिटी के साथ जब भारत आए तो इनका बहुत विरोध भी हुआ। आपको ये नारा बहुत फेमस है, गो बैक साइमन। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो नारा लगा गो बैक साइमन, और इसमें मुस्लिम लीग भी पार्टिसिपेट कर रही थी बढ़ चढ़ के भारत के साथ, मतलब कांग्रेस के साथ। यहां पे आप लोग अगर देखेंगे भगत सिंह की मूवी भी देखेंगे तो आप देखेंगे लाला लाजपत राय जो सर थे उनकी डेथ हो जाती है लाठी चार्ज में जब वो नारा लगाते हैं गो बैक साइमन का। तो भारतीय द्वारा या कांग्रेस द्वारा इसका विरोध करने के पीछे मकसद यह था कि जो सर जॉन साइमन की कमीशन यानी साइमन कमीशन जो भारत आ रही थी उसमें एक भी भारतीय मेंबर नहीं था। तो कांग्रेस का कहना था कि अगर आप हमारे लिए संविधान बना रहे हो तो कम से कम इंडियंस को अपने कमीशन में तो रखो, आपको क्या पता हमें क्या चाहिए। और इसके पहले मैं बता दूं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मोतीलाल नेहरू जी ने बना चुके थे। तो 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आता है तो उनके खिलाफ जो है गो बैक साइमन का नारा लगता है। और इसमें जो है लॉर्ड इरविन जो उस समय के वायसरॉय थे वो ये वादा करते हैं कि अगर साइमन कमीशन आती है और चीजें इंप्लीमेंट होती तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस देते हैं। यहां पे वर्ड देखिएगा डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है पूरी तरह से हम आपको आजादी नहीं दे रहे हैं, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, डोमिनियन स्टेटस। मैं आपको ये ना फिल्टर करके कोशिश कर रहा हूं आप ये सीख पाए कि एनसीईआरटी से कीवर्ड निकालना कैसे है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन लिखेंगे, मेंस के क्वेश्चंस लिखेंगे तो आपको कीवर्ड नहीं मिलेगा। डोमिनियन स्टेटस का वादा जो है वो इरविन ने किया, भारतीय से कांग्रेस से किया, कि इरविन ने कहा कि 1921 में कि आपको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। इसमें क्या है कि आपको सरकार चलाने के लिए एक खेमे में ब्रिटिशर सरकार चलाएंगे और एक तरफ जो है कांग्रेस को भी कुछ वही जैसे यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और यूनियन लिस्ट बनाई जाएगी। सेंट्रल लिस्ट को जो है ब्रिटिश इंडिया हैंडल करेगी और यूनियन लिस्ट को जो है कांग्रेस सरकार हैंडल करेगी। कहने का मतलब था कि पूरी तरह से आपको आजादी नहीं दी जाएगी, कुछ पावर आपके हाथ में रहेगी, कुछ पावर हमारे रहेगी। और भारतीयों से कहा गया, कांग्रेस से कहा गया कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस लीडर्स ने अब तक मन बना लिया था कि अब डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और गांधी जी ने, नेहरू जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने इसका खंडन किया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। याद रखिएगा दिसंबर 1922 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रेसिडेंट में लाहौर अधिवेशन होता है। अगेन यहां से याद रखिएगा कि किस अधिवेशन के, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा या पूर्ण स्वराज का जो है कॉन्सेप्ट दिया गया। ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कहा था आपसे पिछली क्लास में भी कि एनसीईआरटी के बिटवीन लाइन द क्वेश्चन बनता है। एग्जैक्ट आपको यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप लोग प्रीलिम्स क्वेश्चन स्टडी करते होंगे, उम्मीद है करने लगेंगे अब, तो आपको समझ आएगा कि देखिए यहीं से बना हुआ सवाल। ऑलरेडी सवाल आ चुका है कि पूर्ण स्वराज जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में फॉर्मुलाइज या लिया गया था। तो पूर्ण स्वराज जो है वो कांग्रेस के लाहौर सेशन में लिया गया था। और इस कांग्रेस के लाहौर सेशन में अध्यक्षता कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। और जो आगे चल के 26 जनवरी डेट मनाया जाता है सर, वो इसीलिए क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने अपने आप को आजाद यानी भारत को आजाद घोषित कर दिया था। इसी वजह से जो है ये डेट जो है
आगे चल के इंडिपेंडेंस डे के रूप में जो है, रिपब्लिक डे के रूप में जो है मनाया गया था। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बन जाएगा, अगर आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठे होंगे तो आप इस चीज को आप हाईलाइट जरूर करिएगा, ये हम जो बात करना चाह रहे हैं ये याद रखिएगा, ये पूरा लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है वो इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि संविधान तो बन चुका था, लागू करने का मकसद क्यों 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू क्यों हुआ, बनने को तो बन चुका था, 26 जनवरी को लागू इसलिए किया गया था क्योंकि सर कांग्रेस के संविधान में भारत ने अपने आप को आजाद कर दिया था इस अधिवेशन में, तो उसी को मेमोराइज करने के लिए वही डे चुना गया अपने संविधान को लागू करने के लिए। अब ये आता है सॉल्ट मार्च। तो अभी सॉल्ट मार्च आपको 5 मिनट की ब्रेक के बाद में जो है सॉल्ट मार्च आपको समझाता हूं, यहां तक आप पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तब तक आप लोग PISA IAS के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। द PDF विल बी प्रोवाइडेड देयर। थैंक यू।